स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और ये हमारी उपस्थिति एक बार पुनः आपके उसी जीके पोर्शन के संदर्भ में है जिसको लेकर मैं लगातार आपके बीच में उपस्थित होता रहता हूँ। यद्यपि मैं लगातार नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाता, फिर भी मैंने आपको आश्वासित किया है कि जिस हिसाब से हम लोगों की तैयारी चल रही है जीके पोर्शन के संदर्भ में, हम जिन प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहे हैं, और या जो मेरे मॉक टेस्ट हैं, या जो मेरी टेस्ट सीरीज है, या जो मेरी प्रैक्टिस सेट है, ईश्वरी कृपा रही तो उससे आपको ये 30 प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जानी चाहिए, ऐसी आशा हम करते हैं। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः इस रिवाइज जीके मॉक टेस्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ, और हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि इस मुकाम पर आप आ ही चुके होंगे जहां पर ये सारे प्रश्न आपके लिए आसान प्रतीत हो रहे होंगे। अगर आप अपने स्तर पर कर ले जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी एक निश्चित मुकाम पर पहुंच चुकी है, और वहां से ये जो आने वाले 50 दिन आपको मिल रहे हैं उनमें आप अपनी अंतिम स्वर्णिम सफलता गढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट क्विज को। और ये मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि सारे प्रश्न समीचीन हैं, आप अपने को मूल्यांकित कीजिए, आकलित कीजिए अपनी कमियों और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए। आइए प्रश्न खुल चुका है, टेस्ट खुल चुका है, प्रश्न दृष्टिगत हो रहे हैं। 20 मिनट का समय है, 30 प्रश्न हैं, और आपको सारे यूनिट को कवर करते हुए इसको बनाया गया है। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR की स्थापना IIT BHU और किस यूरोपियन देश के मध्य की गई है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन वाराणसी फॉर द रिवाइवल एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल रिवर्स बिटवीन IIT BHU एंड विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली। दोस्तों मैंने बार बार आपसे कहा है कि यूपी में जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जो भी MOU साइन हो रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए आपको थोड़े सजग हो जाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर स्मॉल रिवर जैसे यूपी वाराणसी में खास तौर पर जो 80 जो पुरानी रिवर है या फिर वरुणा रिवर है, उसको लेकर के इसके मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, और यह समझौता हुआ है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है, ये चारों यूरोपियन कंट्री हैं। डेनमार्क इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पर्सनालिटी से है और साथ ही साथ अवार्ड से भी है। अगस्त 2024 में निम्न में से किसे फिजी के राष्ट्रपति, अगर फिजी का राष्ट्रपति पूछता है तो एक प्रश्न आपको मिल गया, श्री रातू विलियम कोटा निवेरे और ने फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? चारों पर्सनालिटी आप देख लीजिए, चारों इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसमें यह अवार्ड जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, भारत की 15वीं जो राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मार्च 2025 में लॉस एंजल्स USA में संपन्न होने वाले 97वें ऑस्कर पुरस्कार अवार्ड के लिए भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को चुना गया है? दोस्तों इससे पहले 96वें की बात 2024 में हुई थी, ओपेनहाइमर की बात हुई थी, आप उससे अवगत होंगे। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस इंडियन पिक्चर को इसमें नामित होने का मौका मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें लापता लेडीज किरण राव की पिक्चर है, तो निर्देशित पिक्चर है लापता लेडीज। इसके संदर्भ में आपको आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह जो प्रश्न है यह क्वाड के संदर्भ में है, और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग कर चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो इसका फुल फॉर्म है, जिसका गठन 2007 में किया गया था। अगर यह पूछता है कि क्वाड का गठन कब किया गया था, 2007 में। मैंने बार बार आपसे कहा है कि बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे मटेरियल के साथ मैं उपस्थित नहीं होता, लेकिन मेरे प्रश्नों में ही उस नोट्स की आपको अभिभूति हो सकती है जो आपके लिए रिलेवेंट है, उससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्नों में ही प्रश्नों को रख करके फिर उत्तर प्रदान करके फिर आपके सामान्य ज्ञान को संरक्षित करने की परंपरा मेरी रही है, प्रयास रहा है। यहाँ देखिए, और इसमें यह भी कह रहा है कि 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और जापान। अगर यह पूछता है कौन कौन क्वाड के मेंबर हैं, ये 4 हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न यह बन रहा है, हाल ही में भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस दूसरे देश के साथ एक्सचेंज कर 2025 में करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह किया है USA के साथ, क्योंकि USA में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, बाइडेन के पार्टिसिपेशन को लेकर कन्फ्यूजन था, लिहाजा क्वाड जो है इस बार 2024 में अमेरिका संपन्न करा रहा है, 2025 में भारत ने सब अपने यहाँ संपन्न कराने का, मेजबानी करने का अवसर मांगा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 2025 में पेरिस में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
2015 में पेरिस में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ऊर्जा समाधान हेतु भारत और फ्रांस के सहयोग से गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ध्यान रखिएगा अगर यह पूछता है ISA की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, और इसमें फ्रांस और भारत ने भूमिका निभाई थी और यह गैर परंपरागत ऊर्जा को विकसित करने के लिए आप अवगत होंगे। यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में अगर यह पूछता है कौन सा देश बना है 99वां देश, तो वो बना है स्पेन। अब यहाँ पर प्रश्न मैंने रखा है कि इस ISA का जो मुख्यालय है, जिसका सचिवालय है, वह कहाँ है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें गुरुग्राम इसका सही जवाब होगा। गुरुग्राम को अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार मैंने बताया था आपसे कि आर्थिकी के करंट अफेयर्स, पर्यावरण के करंट अफेयर्स सब इसमें शामिल होते हैं, लिहाजा करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ जाती है। मैं भी 6-7 प्रश्नों को लगातार आपके बीच में रखता हूं जब भी यूनिट के मैं तैयार करता हूं। मेरा प्रयास होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको भी करंट अफेयर से मिले। और इस प्रश्न को देखिए, 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर का व्यापार कर कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना है। दोस्तों, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है और वो है चाइना। चाइना ने 118.4 डॉलर की पार्टनरशिप कर ली है, अरब डॉलर की पार्टनरशिप कर ली है भारत के साथ। यह हो गया चाइना फर्स्ट। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह प्रश्न आपके स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि एक निश्चित दिशा में अगर आप तैयारी करते हैं तो सफलता आपसे आपके कदम चूमेगी और आप निश्चित तौर पर अपने उस स्वप्न को साकार कर ले जाएंगे। और आपकी ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी, संरक्षित हो जाएंगी। इस प्रश्न को देखिए, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने पहले भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है? विच प्लेयर हैज अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 बाय विनिंग 2 मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहाँ पर यह गौरव प्राप्त किया है मनु भाकर ने। शूटिंग आप जानते होंगे, मनु भाकर से आप अवगत होंगे। तो यहाँ पर हम मनु भाकर को अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका सेकेंड यूनिट है उससे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया के किस उपकल्पना में, हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, किस उपकल्पना में 2 चरों में तब तक अंतर नहीं माना जाता जब तक कि शोध के परिणामों द्वारा यह सिद्ध न हो जाए? इन विच हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च प्रोसीजर्स द डिफरेंसेस बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज नॉट कंसिडर्ड अंटिल इट इज प्रूव्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। अब यहाँ पर चारों देख रहे हैं हाइपोथेसिस, इसमें नल हाइपोथेसिस की बात करी गई है। नल हाइपोथेसिस को एक चीज़ और भी अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर यह पूछता है कि शून्य परिकल्पना की प्रवर्तक कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, जैसा कि अभी इससे पहले भी आपने देखा था, ब्लूम वगैरह के बारे में प्रश्न पूछा था, R.A. फिशर अपने ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने नल हाइपोथेसिस के साथ साथ रेप्लिकेशन की भी बात करी है, इन्होंने रैंडमाइजेशन की भी बात करी है, यादृच्छिकरण की भी बात करी थी, उसके सिद्धांत को भी दिया था। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि इनके प्रवर्तक जो है R.A. फिशर हैं। और यहाँ पर नल हाइपोथेसिस इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अब वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम MOOCs, जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के रूप में भी जानते हैं, अगर यह पूछता है एब्रिविएशन तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, चारों ऑप्शन देख लीजिए। और इसमें 2008 इसका सही जवाब हुआ, 2008 में इसकी शुरुआत करी गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण के संदर्भ में यह प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें पहले प्रश्न देख लीजिए, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण पाठ्यक्रम में पाठ्य चर्चा में पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, यह भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सही है।
शिक्षण का सिर्फ एक स्तर होता है दोस्तों। शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। आप अवगत होंगे इससे, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। आसान प्रश्न है और मैंने बार बार आपसे कहा है कि जीके बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बस आपको एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप 25 प्लस करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीके की क्या भूमिका रही है, प्रश्न जिस जीके ने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट 50 में ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी, हर एक में निभाता है, लेकिन 50 में तो इसकी भूमिका सर्वोपरि रही थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट था उसकी मेरिट बहुत ऊपर चली जा रही थी, क्योंकि सब्जेक्ट में सारे लोग नेट हैं, डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं, तो सबने बहुत अच्छा गेन किया था। लेकिन जीके ने अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले थी, लिहाजा आपको जीके को पूरी मजबूती के साथ लेकर के इस मैदान में उतरना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए गठित शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी चल रही है 2020 वाली जो शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है, जो कि कस्तूरी रंगन के संदर्भ में हुई थी, यहाँ पर देखिए यह लागू हुआ था। पहला जो शिक्षा जो नीति आई थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो गठित हुआ था 1948-49 में, यह सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित हुआ था, यह हुआ था 1950-53 में, ये भी सही है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है यह गठित हुआ था, यहाँ पर दे रहा है, आप देख रहे हैं 70 और 72 में, जबकि दोस्तों यह 64-66 में गठित हुआ था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में गठित होता है, यह तो सही है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 की बात जो करी जा रही है, इसकी यह गठित हुआ था दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में। याद ध्यान रखिएगा इसको, यह ना इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनाई गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार हम आ गए हैं कहाँ पे, तो हम आ गए आईसीटी की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, टच स्क्रीन जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका सामान्यतः प्रयोग स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम इत्यादि में किया जाता है, में कौन सी किरणें काम करती है दोस्तों? विच रेज वर्क इन टच स्क्रीन विच इज इन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज इन स्मार्टफोन, टैबलेट्स, एटीएम एक्सेट्रा। दोस्तों अगर यह पूछता है कौन सा डिवाइस है, तो यह इनपुट डिवाइस है। अब इसमें कौन सी रेज जिसके बदौलत यह कार्य करता है? इंफ्रारेड। ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित कर चुका है और करता है। अगला प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर फॉर परमानेंट स्टोरेज, यह कह रहा है अस्थायी भंडारण के लिए, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर कार्य करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, या प्रोसेसर की गति धीमी करने के लिए। दोस्तों यह टेम्प्रोरी मेमोरी होती है, लिहाजा ए गलत है, सी भी गलत है। प्रोसेसर को तेज करता है, लिहाजा इसमें सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का कार्य करने के लिए बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली को जांचने, उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसे हम जो यहाँ तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, डिबगिंग के नाम से हम जानते हैं, इसका सी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः देखिए, कह रहा है सामान्यतः निम्न में से किस भाषा का प्रयोग छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रेखाचित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया जाता है? यहाँ पर चारों आप लैंग्वेज देख रहे हैं, इसमें यह जो ग्राफिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक्स और रेखाचित्र के लिए लोगो जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि फोरट्रान का नॉर्मली यूज गणितीय सूत्र के लिए किया जाता है। कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज माना जाता है। और यहाँ पर अगर एक प्रश्न और भी पूछता है, अगर बेसिक की बात पूछता है दोस्तों, तो इसे नींव का पत्थर भी कहा जाता है। यह लोकप्रिय एवं सरल भाषा है, अन्य भाषाओं के लिए इसे नींव का पत्थर भी माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के जनक के रूप में विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉह को जाना जाता है। भारतीय स्तर पर किसे इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है? चारों नाम यहाँ पर देखिए, चारों रिनॉन्ड पर्सन है। विजेंद्र कुमार सेंगल को भारतीय कंप्यूटर इंटर क्रांति का जनक माना जाता है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, वनस्पतियों, अब हम आ गए हैं एनवायरनमेंट की तरफ। मैन एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके की चौथी यूनिट है, ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एडवर्टाइजमेंट 50 में, आपको भी अपने स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है। इसको भी पूरी तरह से तन्मयता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है।
यहाँ कह रहा है कि वनस्पतियों एवं जीवों की दुर्लभ प्रजातियों को समाहित रखने वाला साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते हैं, सेंचुरी से प्रश्न आते हैं, कहाँ पे स्थित है इससे प्रश्न आते हैं। तो राष्ट्रीय साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है, जो कि जैव विविधता से भरपूर है, तो यह कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में है। लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही है कि किस हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है भारत में। ये चारों हॉटस्पॉट, ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हॉटस्पॉट की बात होगी तो ये चारों हॉटस्पॉट भारतीय उसमें माने जाते हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं: हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सूडालैंड। अब यहाँ पर श्रीलंका और बर्मा को देख करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इनका विस्तार मापा जाता है तो इनमें पड़ोसी क्षेत्रों को, पड़ोसी देश के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी घाट केरला मैंने बताया था, यहाँ पर आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। शहरी वन स्थापना के तहत दिल्ली एनसीआर में 2027 तक 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य किस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। मिलियन मियावाकी परियोजना, इसमें 2 ही वर्षों में वृक्ष तैयार हो जाते हैं। मिलियन मियावाकी परियोजना, ये जापान के थे मियावाकी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। तेजी समय बीत रहा है, चूंकि मुझे 20 मिनट में ही प्रश्नों को समाप्त करना रहता है, इसलिए मुझे जल्दीबाजी करनी पड़ती है। यह देखिए, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। यहाँ पर ब्रुकलैंड कमीशन 1987 सही है, लेकिन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज किया गया था। रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 लाया गया था। कार्टजेना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बेसल कन्वेंशन। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो है बेसल कन्वेंशन यहाँ हैजार्ड के लिए था, जो नेचुरल डिजास्टर है उसके लिए था, यह परमाणुविक डिजास्टर के लिए था, न कि यह प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए था। तो इसको अपने जन्म रखिए, गलत है। चौथा डी। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो 2 से 13 दिसंबर COP28 के रूप में जानते हैं, किस देश में संपन्न हुई? सऊदी अरब इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः महत्वपूर्ण और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग कर चुका है। कौन सही सुमेलित नहीं है? फादर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल साइंस रामदेव मिश्रा बिल्कुल सही है। मदर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल साइंस सुनीता नारायण, यह भी सही है। यह पूछ रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, यह भी सही है, लेकिन वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, न कि रामचंद्र गुहा को। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। हम आ गए हिस्ट्री एंड कल्चर की तरफ। यह कह रहा है लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला जैसी विदुषी स्त्रियां उस कालखंड में स्त्रियों के सम्मानीय स्थिति को प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि उस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, सम्मानजनक स्थिति थी समाज में, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये किस कालखंड से इनका संबंध है? तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात करी गई है, उत्तर वैदिक काल की बात करी गई, गुप्त काल की बात करी गई है, और मौर्य काल की बात करी गई है। यानी स्त्रियों का जो सम्मान जिस समाज में था, ये विदुषी स्त्रियाँ थी जो बहुत सारे शास्त्रार्थ वगैरह में भाग लेती थी। ये ऋग्वैदिक काल की बात करी जा रही है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तोल्काप्पियम जो कि तमिल भाषा का प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है, का संबंध किस संगमकालीन संस्कृति से है? नॉर्मली 3 संगम को माना जाता है, जिसमें कि द्वितीय संगम में से इसकी बात करेंगे। तोल्काप्पियम, जिससे कि हम इसका जो शाब्दिक अर्थ प्राचीन कविता के रूप में कहा जाता है, और तोल्काप्पियर इसके राइटर थे। तो यह द्वितीय संगम संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न देखिए जो आपका नेशनल मूवमेंट से है, स्टेटमेंट से है। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन पर किसने कहा था कि उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। डी इसका सही जवाब होगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उस वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है? दोस्तों यह पेरियार पे है। और अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों यह कर दी गई थी 61 में संशोधन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, हूबहू प्रश्नों का आना अपने आप में एक चमत्कार है, और हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप कर पाते हैं सो फार सो गुड, नहीं कर पाते हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे मॉक टेस्ट, मेरे प्रैक्टिस सेट
और जो थोड़े लिमिटेड नोट्स हैं उसकी आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए 28वां इकोनॉमी से है, राजकोषीय घाटा में से किसे घटाने को प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि राजकोषीय घाटा से अगर आप ब्याज को घटाते हैं, ब्याज भुगतान को घटाते हैं तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। बी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर जिले का बैलाडीला क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बैलाडीला क्षेत्र लौ अयस्क यानी कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। और इसी की तरह से हम आ गए हैं लास्ट प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने जेन में अवश्य रखिएगा कि प्रस्तावना, अगर यह प्रश्न पूछता है भारत संविधान की आत्मा के रूप में कौन जाना जाता है तो प्रस्तावना को जाना जाता है। लेकिन एक बार और ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल जो आपका 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, को भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं, जिनको लेकर के अभी देख ही रहते कितना हंगामा हुआ था लोकसभा में, तो उसको भी याद रखिएगा कि उन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों को भारत संविधान की आत्मा माना है। लेकिन संविधान प्रस्तावना को भारत संविधान की आत्मा माना जाता है। इसमें प्रश्न यह पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संसद को संशोधन का अधिकार दे दिया। अब उसके बाद अभी तक संविधान में कितनी बार, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रस्तावना को लेकर के जो 1976 में यह संशोधन हुआ था अमेंडमेंट जो 42 आर्टिकल के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा, और एक बार अभी संशोधन किया गया था। दोस्तों इसी के साथ मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, समय बहुत कम है, मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या हो रहा है। और यहाँ मैंने सबमिट कर दिया इस क्विज को, मॉक टेस्ट को, और इस तरह से आप भी सबमिट करेंगे। सबमिटेड करने के बाद व्यू रिजल्ट देखते हैं और यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद हम इसको एनालिसिस करेंगे कि क्या स्थिति है। और यहाँ देखिए 30 आउट ऑफ 30। आपको भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और अपनी अंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।